गरीब ससुराल में अमीर बहू का खाना। बस अब बहुत हुआ, मुझसे नहीं खाया जाता रोज का यही घिसा पिटा खाना। मुझे अच्छा खाना चाहिए, वो भी अभी के अभी। बहू, तू तो घर के हालातों से अच्छी तरह वाकिफ है, फिर भी ऐसी बातें कर रही है। घर के हालातों की वजह से मैं क्यों भूखी मरूं? ये गरीबों वाला खाना मुझसे नहीं खाया जाता। मेरे घर के नौकर भी इससे अच्छा खाना खाते होंगे। निधि, ये क्या तरीका है माँ से बात करने का? तुम तो जानती थी ना कि मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं तुम्हें वो सारे ऐशो आराम नहीं दे सकता जो तुम्हें तुम्हारे मायके में मिलते थे। मुझे पता था कि तुम गरीब हो, लेकिन इतने हो ये नहीं पता था। अगर पता होता तो मेरी जुत्ती भी तुमसे शादी नहीं करती। निधि की बात सुन वैभव की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आंखों में आंसू लिए घर से बाहर चला जाता है। एक बार फिर सोच लो, मैं तुम्हारे पिताजी की तरह अमीर नहीं हूँ और ना ही उनकी तरह मेरा कोई बड़ा बिजनेस है। मैं तुम्हें 2 वक्त की रोटी दे पाऊं, यही मेरे लिए बड़ी बात होगी। मैं सूखी रोटी में भी अपना गुजारा कर सकती हूँ। मुझे तो सिर्फ तुम्हारा प्यार चाहिए। आई लव यू वैभव। आई लव यू टू निधि। शादी से पहले की गई निधि की बातें सोचकर वैभव रोने लगता है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं और एक दिन, बहुत भूख लग रही है, चलो चलकर कुछ खा लेती हूँ, वरना खाली पेट में चूहे कबड्डी खेलना शुरू कर देंगे। अरे ये क्या, आज भी खाने में दाल और ये बाजरे की रोटी बनी है। मैं तो तंग आ चुकी हूँ इन सभी चीजों से। न जाने कौन से पागल कुत्ते ने काट लिया था मुझे, जो मम्मी पापा की बात को टालकर इस गरीब से शादी कर ली। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम उस गरीब से शादी करना चाहती हो? अरे वो क्या तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी खिला सकता है? तुम्हारा महीने भर का खर्चा ही लाखों रुपए में होता है। माँ, पिताजी, मैं वैभव से बहुत प्यार करती हूँ और मेरे लिए उसका प्यार ही काफी है। जिंदगी में सब कुछ प्यार ही नहीं होता है। मुझे ये बताओ कि आज तक कौन सा ऐसा दिन गया है जिस दिन तुमने कोई 5 स्टार होटल का खाना न खाया हो? उसकी तो पूरी जिंदगी बीत जाएगी तुम्हें एक अच्छे होटल का खाना खिलाने में ही। एक दिन तुम मेरी बातों को याद करती हुई बहुत पछताओगी। काश मैं मम्मी पापा की बात मान लेती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखने पड़ते। निधि के अमीर परिवार होने की वजह से निधि ने हमेशा अच्छा और महंगा खाना ही खाया था, लेकिन अब ससुराल की गरीबी की वजह से निधि को हमेशा रूखा सूखा खाना ही पड़ता था, जिसके चलते निधि घर में किसी से भी अच्छा व्यवहार नहीं करती। न जाने ये डिलीवरी बॉय कहाँ रह गया, अभी तक आया नहीं। भूख के मारे मेरे हालत खराब हो रही है। बहू, किसका इतना इंतजार कर रही हो इतनी बेसब्री से? मैंने बाहर से खाना ऑर्डर किया है, कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक डिलीवरी बॉय खाना लेकर नहीं आया। लेकिन क्यों भाभी, घर में तो खाना बना है, तो आप बाहर से खाना क्यों ऑर्डर कर रही हैं? और आपके पास इसके लिए पैसे कहाँ से आए? मैं आप लोगों की तरह गरीब परिवार से नहीं हूँ जो मेरे पास पैसे ना हो। मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं कि मैं हर रोज बाहर का खाना मंगवा कर खा सकती हूँ। और रही घर के खाने की बात, तो उस खाने को तो कुत्ता भी रिजेक्ट कर दे खाने से। निधि की बात सुन पूनम और सुभद्रा को गुस्सा बहुत आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। अब ऐसे ही निधि रोज रोज बाहर का खाना मंगवा कर खाने लगी थी, जिससे निधि के ससुराल वालों को काफी परेशानी होने लगी थी। वाह, एक पिज्जा पर एक पिज्जा फ्री मिल रहा है, वो भी सिर्फ 400 रुपए में। लेकिन मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 130 रुपए ही पड़े। अब मैं क्या करूं? मैंने तो अच्छे खाने के चक्कर में अपने अकाउंट के सारे पैसे खर्च कर दिए और अब तो पिताजी से भी पैसे नहीं मांग सकती। शादी के चक्कर में मैंने उन लोगों से अपने रिश्ते को खत्म कर दिया था। मैम, आपका बिल 5247 रुपीज। तुमने तो बहुत महंगा खाना ऑर्डर कर दिया है निधि। तो क्या हुआ? निधि अच्छे खाने के लिए 5000 तो क्या 5 लाख रुपए भी दे सकती थी। वो भी क्या दिन थे जो रोज रोज 5 स्टार होटल में मैं लंच किया करती थी। मुझे तो लग रहा है कि इस जन्म में मुझे अच्छा खाना नसीब ही नहीं होगा। पैसे खत्म हो जाने की वजह से अब निधि को रोज मजबूरन अपने ससुराल का रूखा सूखा ही खाना पड़ता था, जिससे निधि अब और चिड़चिड़ी रहने लगी थी। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं। माँ, 2 हफ्ते बाद निधि का जन्मदिन है। मैं सोच रहा हूँ कि हम उसका जन्मदिन अच्छे से मनाएं ताकि उसकी नाराजगी हम लोगों से खत्म हो जाए। बेटा, हम सभी एक काम करते हैं। हम लोग कुछ ना कुछ काम करना शुरू कर देते हैं, जिससे हमारे पास पैसे जमा होने लग जाएंगे और उन पैसों से हम लोग निधि बहू का जन्मदिन अच्छे से मनाएंगे। और भाभी के लिए अच्छे अच्छे पकवान भी बनवाएंगे। भाभी को अच्छा खाना खाना पसंद है ना, मैं भाभी के लिए अपने हाथों से उनकी मनपसंद चीजें बनाऊंगी।
सारा परिवार अगले दिन होते ही काम की तलाश में निकल जाता है। आलोकनाथ काफी बूढ़ा होता है, लेकिन अपनी बहू के जन्मदिन के लिए वो एक मजदूरी का काम करना शुरू कर देता है। वहीं पूनम और पूनम की माँ सुभद्रा एक ढाबे पर बर्तन धोने का काम करती हैं, लेकिन निधि इन सभी बातों से अनजान होती है। ये ब्लाउज का गला तो काफी बड़ा हो गया है, अब मुझे उस सिलाई वाली की दुकान पर जाना पड़ेगा। निधि सिलाई वाली की दुकान पर जाने लगती है कि तभी निधि को रास्ते पर बने ढाबे में अपनी सास और नंद दिखाई देती है, जो बर्तन धो रही होती हैं। तुम दोनों के हाथों में जान नहीं है क्या, जो इतने धीरे धीरे बर्तन धो रही हो? और तू छोरी, ये पानी का गिलास ले और जाकर कस्टमर को पानी दे, कब से वो मांग रहा है। ठीक है साहब। पूनम पानी का ग्लास लेकर जैसे ही कस्टमर के पास जाती है, वैसे ही पूनम का पैर मुड़ जाता है, जिससे सारा पानी कस्टमर के ऊपर गिर जाता है। अरे ओ अंधी, क्या मेरी पूरी की पूरी शर्ट खराब कर दी? न जाने कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग, काम करना आता नहीं है और चले आते हैं काम करने के लिए, बदतमीज कहीं के। मुझे माफ कर दीजिए साहब। रो मत बेटा, इन लोगों का तो काम ही है हम गरीबों की बेइज्जती करना। भूल मत, ये सब हम तेरी भाभी के जन्मदिन के लिए पैसे जोड़ने के लिए कर रहे हैं। पूनम की ऐसी हालत और उनकी बातें सुन दूर खड़ी निधि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो वहां से जाने लगती है कि तभी रास्ते में, अभी तो यहाँ पर बहुत सारी बोरियां रखी हुई हैं और तूने अभी तक सिर्फ 4 बोरी ही ट्रक में रखी हैं। अगर काम नहीं किया जाता तो बता दे, मैं किसी और को रख लेता हूँ। मालिक, थोड़ा बूढ़ा हो गया हूँ ना, तो शरीर में जान नहीं रही, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं ये सारी बोरियां थोड़ी देर में ट्रक में रख देता हूँ। ये सब देख निधि को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो घर चली जाती है। ऐसे ही निधि का जन्मदिन आ जाता है, जहां सभी परिवार वाले मिलकर निधि के जन्मदिन की तैयारी करते हैं और पूरे घर को अच्छे से सजाते हैं। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं निधि। बहू, ये तेरी आंखों में आंसू कैसे? भाभी, क्या आपको ये सब पसंद नहीं आया? नहीं, ऐसा नहीं है। ये बर्थडे तो मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट बर्थडे है। मेरे इतने बुरे बर्ताव के बाद भी आप लोगों ने इतनी मेहनत करके मेरे बर्थडे के लिए पैसे जोड़े और इतना सब कुछ किया। मैंने तुम्हें, माँ जी और पिताजी को दूसरों के यहाँ काम करते हुए देख लिया था और आप लोगों ने मेरे लिए इतनी तकलीफ उठाई और बेइज्जती सही। मैं इन सभी चीजों के लायक नहीं हूँ। ऐसे मत बोल बहू, तू तो हमारी बेटी की तरह है। तुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, यही हमारे लिए काफी है। चल अब रोना बंद कर। निधि, अब सब कुछ ठीक हो गया है तो ये रोना बंद करो और आकर अपना केक कट करो। सारे परिवार वाले निधि को माफ कर देते हैं, जिसके बाद निधि अपने ससुराल वालों के साथ मिलकर खुशी खुशी जन्मदिन बनाती है। अपने ससुराल वालों की हालत देख अब निधि भी जॉब करना शुरू कर देती है, जिससे निधि के घर के हालात ठीक होने लगते हैं और समय के साथ आखिर में सब कुछ ठीक हो जाता है और सारा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है। भगवान जी, आज मेरी तीनों ननद का रिजल्ट है। बस मुझ गरीब दर्जी भाभी की यही विनती है, मेरी तीनों ननद अच्छे नंबर से पास हो जाएं। ऐसा कहते हुए गरीब दर्जी कविता फिर से अपने हाथ सिलाई मशीन पर कपड़े सिलने बैठ गई। उस गरीबी में आंखें गड़ाकर कपड़े सिलने के चलते अब कविता की आंखों से उसे कम दिखने लगा था। इतने में उसकी तीनों ननद आशा, गौरी, मधु घर लौट आईं। भाभी भाभी, क्या बात है, मेरी तीनों ननद तो बड़ी खुश लग रही है। भाभी, आपकी तीनों ननद ने पूरे कॉलेज में सबसे अच्छे नंबर से कॉलेज पास किया है। ये सुनकर गरीब दर्जी कविता की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। अच्छे नंबर तो आने ही थे, मेरी ननद इतनी होनहार जो है। देखो ना, तुम्हारी गरीब दर्जी भाभी के पास इतने भी पैसे नहीं है कि इस खुशी के मौके पर तुम्हारा मुंह मीठा कराएं। ऐसा मत कहिए कविता भाभी, आप पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ कर रही हैं। इतने में गोपी भी आ जाता है। ये लो कविता, बड़ी मुश्किल से आज बस 50 रुपए के ही गरीबी की है। अजी, इतनी महंगाई में आटा दाल भी इतना महंगा हो रहा है, 50 रुपए में क्या ही आएगा। मैं क्या करूं कविता, पहले गर्मियों में ठीक ठाक गरीबी बिक जाया करती थी, मगर थोड़ी बहुत पूंजी जुड़ जाए तो मूंगफली और गजक बेचूंगा, सर्दी आ गई है। पढ़ाई खत्म होने के बाद कविता की तीनों ननद घर में ही रहने लगती हैं। फिर एक दिन, आशा, मैं बाजार जा रही हूँ सब्जी लाने। कविता भाभी, आप एक सुबह से कपड़े सी रही हैं, थक गई होंगी, लाइए आज सब्जी हम तीनों ले आते हैं। जैसे ही तीनों घर से निकलती हैं, तभी आस पड़ोस के लोग उन्हें ताने मारने लगते हैं। एरी रमा, देख देख, हूर की परियां जा रही हैं।
इतनी उम्र हो गई तीनों की, ये नहीं कि इनकी शादी कर दें। अरे पर इन जैसी गंजी काली और दानों भरे चेहरे वाली से शादी करेगा कौन? लोगों की तानों भरी बातें सुनकर तीनों रोते हुए घर आ जाती हैं। क्या हुआ? तुम तीनों रो क्यों रही हो? आशा रोते हुए कविता को सारी बात बताती है। बेचारी वह गरीब दर्जी भाभी रात भर दरवाजे पर बैठी सोचती रहती है। मुझे जल्दी से जल्दी अपनी तीनों ननद की शादी करनी होगी, वरना ये दुनिया वाले मेरी ननद को ताने मार मार कर इन्हें जीने नहीं देंगे। मगर मेरी तीनों ननद को उनकी कमियों के साथ आखिर कौन अपनाएगा? अब उनकी शादी के लिए कविता रिश्ते देखती है, मगर लड़के वाले उन्हें देखकर रिश्ते से मना कर देते हैं। बड़ी मुश्किल से उनकी शादी लीलावती के बेटों से लगती है। देखो कविता, कोई भी सुंदर नहीं है, एक गंजी है, काली है और एक के चेहरे पर दाने। ये तो मेरा बड़प्पन है जो मैं इस रिश्ते के लिए मान रही हूँ, मगर बिना दहेज के नहीं चलेगा। बस 10 लाख का दहेज और तीनों को अच्छे से शादी के जोड़े में विदा करना। अब ये कोई ज्यादा थोड़ी है। कविता दहेज देने के लिए मान जाती है और दहेज की चिंता में ही दिन रात कपड़े सीती है। मैंने लीलावती जी को हाथ उघाड़ दी है, मगर मैं गरीब दर्जी 10 लाख की रकम कहाँ से लाऊंगी? यही सोचते सोचते कविता देखते ही देखते वो जो ब्लाउज सी रही थी वो बिगड़ गया। हे भगवान, ये ब्लाउज तो पूरी तरह बिगड़ गया। अब मैं रोमा जी को क्या जवाब दूंगी? इतने में रोमा वहां आ जाती है और उसे बहुत सुनाती है। ये क्या किया तुमने? मेरा ब्लाउज बिगाड़ दिया, मेरी महंगी साड़ी का सेट बिगाड़ दिया। मुझे तुम जैसी 2 कौड़ी की गरीब दर्जी को ब्लाउज देना ही नहीं चाहिए था। इसके पैसे अब तुम दोगी। इसके बाद से कविता के पास सिलाई का काम आना बंद हो जाता है। हार कर वह अपने तन के गहने बेचकर शादी की तैयारी शुरू करती है। इसी बीच एक बुढ़िया आती है। बेटी, शादी का घर है, मुझ गरीब बुढ़िया को कुछ खाने को दे दो। तभी कविता ओखली में रखा धान देकर कहती है, ये लो अम्मा, मुझ गरीब दर्जी के पास आपको देने को बस थोड़ा धान है। घर के हालात ठीक नहीं, वरना बहुत कुछ देती। कोई बात नहीं बेटी, ये लो मेरी तरफ से, और तुम चिंता मत करो। तुम अपनी ननद की शादी इतनी धूमधाम से करोगी कि सब देखेंगे। ये कपड़ा तुम्हारे बड़े काम आने वाला है। बुढ़िया अपनी पोटली से एक मखमली लाल कपड़ा लेकर उसे देकर चली जाती है। इतना जरा सा कपड़ा, इससे क्या बनेगा? काश ये मखमली कपड़ा थोड़ा बड़ा होता तो मैं इससे अपनी ननद के लिए शादी का जोड़ा सिल देती। गरीब दर्जी कविता के इतना कहते ही वो कपड़ा अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है। इसका मतलब कि ये जादुई कपड़ा है। मैं इसे अपनी नंदों के लिए ब्राइडल लहंगा बना सकती हूँ। हाँ, अब मेरी तीनों ननद शादी के जोड़े में विदा होंगी। ऐसा कहते हुए कविता की आंखों से झरझर आंसू बहने लगते हैं और वह ब्राइडल लहंगा सिलना शुरू करती है। और 2 दिन के अंदर वह गरीब दर्जी भाभी अपनी तीनों ननद के लिए बहुत ही बढ़िया ब्राइडल लहंगा सिलती है। आशा, गौरी, मधु, जरा यहाँ तो आना। जी भाभी, आपने बुलाया? मैंने तुम तीनों के लिए ब्राइडल लहंगा सिला है, एक बार पहन कर देख लो। कहीं कोई फिटिंग में कमी होगी तो मैं उसे ठीक कर दूंगी। तीनों ब्राइडल लहंगा पहन कर बाहर आती हैं। कविता भाभी, आपने बहुत ही सुंदर ब्राइडल लहंगा सिला है, मगर जितना सुंदर ये ब्राइडल लहंगा है उतनी ही हम तीनों बदसूरत। काश कि मैं गोरी होती तो इस ब्राइडल लहंगे में कितनी सुंदर लगती। आशा के ये कहते ही उस ब्राइडल लहंगे में से एक सुनहरी रोशनी होती है और उसका काला रंग गोरा हो जाता है। ये कैसा चमत्कार है! लगता है ये ब्राइडल लहंगा जादुई है। अगर ऐसा है तो मेरा भी ब्राइडल लहंगा जादुई होगा। ऐ जादुई लहंगे, मेरे सर का गंजापन दूर कर दो और मुझे लंबे बाल दो। इसी के साथ गौरी के जादुई ब्राइडल लहंगे में से भी सुनहरी रोशनी होती है और उसके गंजे सर पर बहुत ही काले घने बाल आ जाते हैं। ये तो सच में कमाल हो गया। अब कोई मुझे गंजा नहीं कहेगा। देखो कविता भाभी, मेरे बाल आ गए। तब तो मेरा ब्राइडल लहंगा भी जादुई लहंगा होगा। ऐ मेरे जादुई लहंगे, मैं चाहती हूँ मेरे मुंह के दाग धब्बे और ये दाने हट जाएं, मुझे सुंदर कर दो। इसके साथ मधु के जादुई ब्राइडल लहंगे में भी सुनहरी रोशनी होती है और उसके दाग धब्बे और दानों से भरे चेहरे को एकदम सुंदर कर देती है। अब शादी का दिन भी आ जाता है।
कविता की तीनों ननद आशा, गौरी और मधु अपनी गरीब दर्जी भाभी के सिले ब्राइडल लहंगे को पहनकर दुल्हन बनती हैं। जहां शादी के घर आंगन में शादी के गीत बज रहे थे, वहीं हलवाई दावत का खाना बना रहे होते हैं। इसी बीच एक कोढ़ी उसके चौखट पर आता है। उसके शरीर पर बहुत सारे फोड़े फपोले देखकर लोग घिन करते हुए दूर भाग जाते हैं। सुनो बेटी, मुझ निर्धन कोढ़ी की मदद करो। सब लोग मुझसे दूर भागते हैं। ऐसी हालत में मैं कमा धमा नहीं सकता, ना ही कोई मेरा कोढ़ देखकर मुझे काम देता है। उस कोढ़ी के फोड़ों पर मक्खी भिनभिनाता देखकर हलवाई घिन खाते हुए बोलते हैं, अरे राम 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 राम, शादी के शुभ घर में पता नहीं ये कोढ़ी कहाँ से आ गया है। इसके घाव पर मक्खी भिनभिना रही है। यही इधर उधर हमारे शरीर पर बैठेंगे तो हमें भी कहीं कोढ़ ना हो जाए। अरे चलो चलो चलो, भागो यहाँ से। सभी शादी छोड़कर चले जाते हैं। ये कितने दर्द में है, काश कि ये ठीक हो जाते। गौरी रोते हुए जैसे ही ये कहती है, उसके जादुई ब्राइडल लहंगे में से एक रोशनी उस कोढ़ी पर पड़ती है और उसके सारे घाव, सारे फोड़े भर जाते हैं और वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। मैं ठीक हो गया, मैं ठीक हो गया। बेटी बेटी, भगवान तुम्हें सारी खुशी दे। तुम तीनों की तरह आज मेरी भी बेटी की शादी है। थोड़ा मदद का हाथ बढ़ा दो, ताकि ज्यादा नहीं तो मैं गरीब अपनी बेटी की शादी के एक जोड़े में ही विदा कर सकूं। काका, मैं खुद एक दर्जी हूँ, मगर मेरे पास जो भी पैसे थे वो अपनी तीनों की शादी में लगा दिए, वरना लहंगा मैं आपको दे देती। आशा, एक बार तुम अपने जादुई ब्राइडल लहंगे से मदद मांगो। जी भाभी, ए जादुई ब्राइडल लहंगे, मुझे अपने जैसा ही एक और लहंगा दो। इतने में जादुई ब्राइडल लहंगा उसे वैसा ही लहंगा देता है। ये लो काका, ये शादी का जोड़ा आपकी बेटी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जुग जुग जीती रहो। काका, आज आशीर्वाद मुझे नहीं, मेरी तीनों ननद को दीजिए। आज इनका घर बसने जा रहा है। भगवान इन्हें हर खुशी दे। बेटी बेटी, मैं चलता हूँ। भाभी, हलवाई तो दावत का खाना, मिठाई सब कुछ अधूरा छोड़कर ही चले गए। अब क्या होगा? बारातियों को क्या खिलाएंगे? अब इस जादुई ब्राइडल लहंगे को हमारी मदद करनी होगी। ए जादुई ब्राइडल लहंगे, आज इस गरीब दर्जी भाभी की इज्जत तुम्हारे हाथों में है। मदद करो, हमें दावत का खाना दो। देखते ही देखते उस गरीब दर्जी भाभी की तीनों नंद के जादुई ब्राइडल लहंगे में से मिठाई और दावत से भरे खाने निकलने लगते हैं। इतने में बारात भी आ जाती है। कविता तीनों नंद को मंडप में ले आती है, जहां बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी होती है। जो भी उस गरीब दर्जी भाभी के सिले ब्राइडल लहंगे को देखता है, वह देखता ही रह जाता है। इसके बाद से दर्जी कविता को अब हाई फाई लहंगे शोरूम के लिए ब्राइडल लहंगे सिलने का ऑर्डर आने लगता है।